गुड मॉर्निंग। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नया चैप्टर भारत के परंपरागत वस्त्र। तो प्राचीन काल से ही भारत जो है अपनी कलाओं के लिए धनी रहा है। यहाँ पर हस्तकला, चित्रकला, संगीत कला, भवन निर्माण कला, इन सब का विकास मानव सभ्यता के साथ ही विकसित हुआ है। वस्त्रकला हस्तकला के अंतर्गत ही आती है और ये प्राचीन काल से ही वस्त्र निर्माण हस्तकला के रूप में हमारे देश में प्रचलित है। यहाँ वैदिक रूप में भी रंग बिरंगे वस्त्र बनाए जाते थे। रामायण महाभारत में भी वस्त्रकला का वर्णन किया गया है। भारत में बने जो वस्त्र होते हैं वो बहुत ही उत्कृष्ट नमूने, अनूठी कलाकारी और अलौकिक सौंदर्य से युक्त होते हैं और इनकी जो मांग होती है विश्व के कोने कोने तक फैली हुई है। वर्डवुड ने लिखा था कि भारत में बुनाई की कला चरमोत्कर्ष पर थी और यहाँ जरी के ब्रोकेट वस्त्र एवं सूक्ष्म मलमल के वस्त्र अद्वितीय थे। यहाँ की जो भारत की जो मलमल है वो भी काफ़ी फेमस रही है। तो वस्त्रों का नामकरण गुणों एवं स्थान विशेष पर आधारित होता है। ओस की बूंदों के समान सूक्ष्म शीतल चमकता हुआ अद्वितीय सुंदरता से युक्त वस्त्रों का नाम शबनम या शबनम का अर्थ है ओस का कर्ण। इसी तरह बहते हुए पानी के समान ही पारदर्शी वस्त्र को आबे रवा से विभूषित किया गया। हवा के समान हल्के व अद्वितीय सुंदरता, कोमलता और सूक्ष्मता से युक्त वस्त्र को वफ्ते हवा के नाम से अलंकृत किया गया। स्थान विशेष के आधार पर भी वस्त्रों का नामकरण दिया जाता है। जिस स्थान पर वस्त्र बनाए जाते हैं उन्हीं के स्थान पर वस्त्रों का नामकरण भी कर दिया जाता है। जैसे ढाका में बने वस्त्रों को ढाका का मलमल, सिंध का संदालीन, कालीकट का कलिको, कश्मीर का पश्मीना, गुजरात का पटोला, राजस्थान का बांधनी, सूरत एवं बनारस का ब्रोकेट इत्यादि। उपरोक्त सभी वस्त्र अत्यंत सुंदर, सूक्ष्म, बारीक और कला के जीवंत नमूने माने जाते हैं जिसमें कलाकार की संपूर्ण छवि दिखती है। तो भारत के कुछ परंपरागत वस्त्र हैं जिनकी जो प्रसिद्धि है विश्व के कोने कोने तक है। तो हम देख लेते हैं। पहला है ढाका की मलमल, जो कि नाम से ही प्रसिद्ध है। ढाका जो पूर्व में भारत का ही एक अंग था, अब बांग्लादेश की राजधानी हो गया है। यहाँ विश्व के सर्वाधिक सूक्ष्म एवं बारीक मलमल के वस्त्र बनाए जाते हैं, जिसके समान आज तक वैसे मलमल वस्त्रों का निर्माण विश्व के किसी भी देश में नहीं हो पाया है। आज के वैज्ञानिक युग में जहाँ पूरे विश्व में वस्त्र विज्ञान के क्षेत्र में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है, वहीं वस्त्र निर्माण कला में एक नई क्रांति आई है। नई नई मशीनें, तकनीकी उपकरणों का आविष्कार भी हुआ है। परंतु ढाका की मलमल की तरह ना तो भारत में और ना ही कई अन्य स्थानों में ऐसे वस्त्र का निर्माण हो पाया है। डॉक्टर फॉब वॉटसन के अनुसार सभी चमत्कारी मशीन व उपकरण मिलकर इतना महीन सूक्ष्म मलमल का निर्माण नहीं कर सकते जितनी ढाका की वफ्त हवा में है। ढाका के मलमल में कहा जाता है कि पूरे थान को केवल एक छोटी सी अंगूठी में से निकाला जा सकता है। इसी तरह एक और कहावत है कि ढाका के मलमल के पूरे थान को दिया सलाई के डिब्बी में रखा जा सकता है। पूरे मेहनत एवं लगन के बाद यदि बुनकर काम करता है तो वह केवल 5 गज वस्त्र ही 5 महीने में बुनकर तैयार कर पाता है। वस्त्रों का जो गुण उसकी सुंदरता, अलौकिकता, उत्कृष्टता के आधार पर कलाकार उन्हें विविध प्रकार के सुंदर सुंदर नामों से अलंकृत करते हैं, जैसे कि आबे हवा, वफ्ते हवा यानी हवा से भी हल्का, शबनम के या ओस के कण, मलमल खास। उपरोक्त सभी वस्त्र ढाका के मलमल के विभिन्न प्रकार हैं। ढाका की मलमल बरसात के मौसम में ही बुने जाते हैं क्योंकि उस समय पूरे वातावरण में आर्द्रता विद्यमान रहती है। जाड़े एवं गर्मी के मौसम में वातावरण सूखा रहता है तो इसके जो धागे होते हैं वह टूटने की संभावना रहती है। ढाका की मलमल के मूल्य का निर्धारण भी उसके वजन के आधार पर किया जाता है। जिन वस्त्रों का वजन जितना कम होता है साथ ही उतने ही अधिक संख्या में लंबे धागों का प्रयोग होता है, उन वस्त्रों का मूल्य अधिक होता जाता है। ढाके की सबसे महीन मलमल खास है। इसमें की तानों की संख्या 1000 से 1800 तक हुआ करती है। इसी तरह ढाका की साड़ियाँ भी फेमस है। ढाका की मलमल की तरह ही ढाका की साड़ियाँ विश्व में काफ़ी प्रसिद्धि प्राप्त कर चुकी है। यहाँ की साड़ियाँ कला के उत्कृष्ट नमूने होते हैं। ये साड़ियाँ अत्यंत हल्की, बारीक, कोमल और सूक्ष्म धागों से बनाई जाती है। इनकी सुंदरता, अलौकिकता की बराबरी कोई दूसरी साड़ियाँ नहीं कर सकती। सोने चांदी के तारों से जड़ी ये साड़ियाँ जामदानी कहलाती है। ढाका की साड़ियों में बॉर्डर पर पशु पक्षी, मोर, हंस, उड़ती चिड़िया, नृत्य करती मानव का आकृतियाँ आदि के नमूने बने होते हैं। नमूने सोने चांदी के तारों से भी बनाए जाते हैं। सोने चांदी के तारे से बने हुए नमूने साड़ियों को जामदानी कहा जाता है। जामदानी की साड़ियाँ काफ़ी लोकप्रिय मानी जाती है। इसमें विभिन्न प्रकार के नमूने बनाए जाते हैं। ढाका की साड़ियों में पौराणिक कथाओं एवं आधुनिकता में स्थानीय रीति रिवाज के नमूने भी विशेष ढंग से चित्रित किए जाते हैं, जिससे साड़ियों की सुंदरता में अलौकिकता में चार चांद लग जाते हैं। वर्तमान समय में भी ढाका में साड़ियाँ बनती है और अब उनमें पहले की तरह विशेष आकर्षण देखने को मिलता है। फिर है चंदेरी साड़ियाँ। मध्य प्रदेश के ग्वालियर के पास चंदेर स्थान में निर्मित साड़ियाँ चंदेरी साड़ियाँ कहलाती हैं। चंदेरी साड़ियाँ बारीकी, सूक्ष्मता, कोमलता और उत्कृष्टता के लिए संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध है। चंदेरी साड़ियाँ अधिकांशतः सूती होती है। इसमें बॉर्डर एवं आंचल तक सिल्क एवं
सुनहरी धागों से सुंदर सुंदर नमूने बनाए जाते हैं जो दोनों ओर से दो अलग अलग रंगों अथवा एक ही रंग के सिल्के के धागों से निर्मित होते हैं। कुछ साड़ियों में बॉर्डर दोहरे धागे से बुना होता है। इसमें दो रंगों का प्रभाव उत्पन्न होता है। एक ओर से रंग और दूसरे ओर से दूसरा रंग दिखाई पड़ता है। कुछ चंदेरी साड़ियों की लंबाई 9 मीटर तक रखी जाती है जिन्हें महाराष्ट्र की महिला अत्यधिक पसंद करती है। आजकल चंदेरी साड़ियाँ पूरी तरह से रेशमी धागों से बनाई जाती है जिसमें चंदेरी सिल्क साड़ी कहते हैं। इसकी सुंदरता देखने में बनती है। आज भी चंदेरी में अत्यंत सुंदर आकर्षक में कलात्मक साड़ियाँ बनती है जिनके बॉर्डर में पल्लू के नमूने अत्यंत ही सुंदर माने जाते हैं। फिर है बालूचर साड़ियाँ। मुर्शिदाबाद के समूह बालीचर स्थान से निर्मित होने वाली साड़ियाँ बालूचर बूटीदार साड़ियाँ कहलाती हैं। इन साड़ियों के मध्य भाग में छोटे छोटे बूटे अथवा छोटे छोटे नमूने होते हैं। फूल, पत्ती, पशु पक्षी, मानव आकृतियाँ आदि। ये साड़ियाँ हस्तकरघा से तैयार की जाती है जिनकी बॉर्डर और पल्लू पर उत्कृष्ट नमूने होते हैं। उस समय वहाँ के बुनकर इन साड़ियों को अत्यंत धैर्य और कुशलतापूर्वक बनाए जाते थे। साड़ियों के आंचल पर बड़े बड़े नमूने होते हैं। बालूचर की साड़ियों में मुगल काल का प्रभाव भी झलकता है, जैसे फूल सूंघती बेगम, हुक्का पीते सामंत, फारसी ईरानी परिधानों में घोड़े पर सवार सामंत, नृत्य करती मानव आकृतियाँ आदि। मुगलों के बाद अंग्रेजी राज्य में बुनकरों ने अंग्रेजी प्रभाव को भी यहाँ की साड़ियों में समावेश किया। इसमें साड़ियों को चित्रित किया। तोरंज और गुलदस्ता सबसे अधिक प्रचलित बूटा होता है। बालूचर साड़ियों का सर्वाधिक उपयोग हिंदू स्त्रियों द्वारा किया जाता है। आजकल बालूचर की जो साड़ियाँ होती है विलुप्त हो गई। यहाँ के संग्रहालयों में उनको सुरक्षित रखा गया है। फिर आता है पटोला। काठियावाड़ एवं गुजरात में निर्मित साड़ियाँ पटोला कहलाती है। काठियावाड़ के निकट पट्टन नामक स्थान को ही पटोला का जन्म स्थान माना जाता है। पटोला साड़ियाँ जो होती है वह शादी विवाह के शुभ अवसर पर विशेष रूप से पहनी जाती है। इसकी प्रसिद्धि दूर दूर के देशों तक विख्यात है। आज भी गुजरात में पटोला साड़ी तैयार की जाती है और स्त्रियाँ शादी विवाह के शुभ अवसर पर उल्लास के साथ पहनती है। आजकल पटोला का निर्माण भारत के अन्य स्थानों जैसे कि सूरत, बॉम्बे, अहमदाबाद एवं उड़ीसा में भी होने लगा है। संबलपुर की साड़ियाँ भी पटोला डिजाइन के आधार पर बनने लगी हैं। साड़ियों के अलावा चुन्नी, पर्दे, चादर, बेडशीट आदि भी इसकी तकनीक से बनाए जाते हैं। पटोला साड़ियाँ सिल्क के धागों से निर्मित की जाती है। इसके लिए पहले ताने में बांधने के धागे को हल्के रंगों से रंग लिया जाता है। इसके बाद इन धागों को जमीन पर फैलाकर वांछित नमूने तैयार किए जाते हैं तथा नमूने के अनुसार रेखाएं बना ली जाती है। फिर नमूने के आधार पर के अनुसार धागों को जगह जगह से बांध दिया जाता है तथा वांछित रंग में डालकर धागों को रंग लिया जाता है। धागों को बांधने में रंगने की प्रक्रिया ठीक बांधने की तरह ही होती है। रंगने और बांधने की प्रक्रिया को आवश्यकता अनुसार कई बार दोहराया जाता है, यहाँ तक कि वांछित रंग एवं शेड्स नहीं प्राप्त हो जाएं। इसके अंत में गहरे रंगों से धागों को रंगा जाता है। धागों को रंग लेने के बाद इन्हें छाया में सुखाया जाता है। फिर बुनकर नमूने के अनुसार ही धागे को क्रम में व्यवस्थित करते हैं। अब नमूने के अनुसार अत्यंत ही सावधानीपूर्वक वस्त्र की बुनाई की जाती है। पटोला वस्त्र तैयार करने में काफ़ी श्रम, शक्ति, समय लगता है और अभ्यास की भी आवश्यकता होती है। पटोला वस्त्र में मुख्य रूप से परंपरागत नमूने ही बनाए जाते हैं जैसे कि नृत्य करती स्त्रियाँ, फूल पत्तियाँ, टोकरी, हाथी घोड़ा, डायमंड, पक्षी इत्यादि। नमूने के आधार पर पटोला को भी विभिन्न नामों से अलंकृत किया गया है जैसे कि फुलवारी, यानी कि फूलों के गुच्छे वाले नमूने को फुलवारी कहा जाता है। बाघ कुंजर, हाथी तथा चीता वाले नमूने को बाघ कुंजर की संज्ञा दी गई है। नारी कुंजर, हाथी एवं नृत्य करती स्त्रियों वाले नमूनों को नारी कुंजन कहा जाता है। कुछ पटोला वस्त्रों में बहुत ही सुंदर ढंग से देवनागरी लिपि में मंत्र भी लिखे जाते हैं जो पुरुष बड़े ही उत्साह के साथ धार्मिक उत्सव के अवसरों पर पहनते हैं। ये सूती मलमल के धागों से बना होता है और इसे धोती कहते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।